तो दोस्तों फाइनली लंबे इंतजार के बाद में आ चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर एक भयानक रियल स्टोरी इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है डेथ विस्परर पार्ट 3 यानी कि टी यॉड 3। मैंने इससे पहले इस मूवी के दोनों ही पार्ट्स को एक्सप्लेन करा हुआ है, इनके हिसाब ने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 1825 इरावाडी रिवर के पास बसे हुए एक गांव से। ये गांव असल में किंग बाती दो की डायनेस्टी है। अब यहाँ पर एक लेडी अपने न्यूबॉर्न बच्चे को लेकर बेतहाशा भागे जा रही थी और कुछ इंग्लिश सोल्जर्स उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो लेडी नदी के पास आती है और गॉडेस से प्रे करती है कि वो उसे और उसके बच्चे को सेफ रखे। इसके साथ ही वो पानी में चली जाती है, लेकिन सोल्जर्स उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। एक गोली उस बच्चे को लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। अब ये लेडी अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है, लेकिन शायद से वो बच्चा बच नहीं पाता। कुछ ही देर के बाद में वो गांव की गॉडेस के टेंपल पर आती है और गुस्से में कहती है कि उसने हमेशा गॉडेस के लिए पूजा करी, लेकिन बदले में उसको ये मिला, और ये बोलकर वो पूरे मंदिर को जलाने लगती है, सबको कर्स करने लगती है। अब तभी इस लेडी को गांव के कुछ लोग पकड़कर पीटने लगते हैं, लेकिन अब वो भागकर मंदिर के अंदर आ जाती है। पूरे मंदिर में तोड़ फोड़ कर वहां पर आग लगा देती है और खुद भी इस आग में भस्म हो जाती है और मरने से पहले कहती है कि वो अपना बदला जरूर पूरा करेगी। अब इसी के साथ ये लेडी मारी गई थी, लेकिन तभी जन्म होता है द ब्लैक स्पिरिट का, जिस पर ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से टिकी हुई है। यानी कि यही वो ब्लैक स्पिरिट है जिसको हम पार्ट 1 से अब तक देखते आ रहे थे, जो कि अलग अलग होस्ट को पजेस करके रखती थी। खैर अब कहानी आती है 1976 में कांचानाबुरी गांव में, और आखिरी मूवी के इवेंट्स को लगभग 1 साल बीत चुके हैं। अभी याक की फैमिली पास्ट में हुई चीजों से मूव ऑन कर चुकी है और सभी हंसी खुशी रह रहे थे। येम जो थी वो पहली मूवी के अंदर मारी गई थी और उसको सब यहाँ पर याद करते हैं। अब यार्ड जो है उसकी शादी प्रादित से हो चुकी है और अभी वो 6 से 7 महीने प्रेग्नेंट है। आज यॉस यी का एक दांत तोड़ देता है क्योंकि वो लूज हो गया था और उससे यी को दिक्कत हो रही थी। खैर अब याक जो होता है वो घर पर आता है तो ये उससे मजाक में यॉस की शिकायत करती है, और अब तक यार्ड भी वहां पर आती है जो कि कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहने आई थी। वो बताती है कि अभी बिजनेस में बहुत काम है तो उसका पति प्रादित वहां पर बिजी है और वो आ नहीं पाएगा। अब याक की मदर बूनियन जो होती है वो यॉस से यी का टूटा हुआ दांत रूफ पर फेंकने के लिए बोलती है, जो कि उनके लिए काइंड ऑफ रिचुअल होता है। अब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और सब में बहुत ज्यादा प्यार था, सभी हंसी खुशी रह रहे थे, और याक के पिता उससे ये कहते हैं कि उसे फिर से आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए एज वो पहले आर्मी में था, लेकिन वो कहता है कि उसे अभी उस बारे में नहीं सोचना है। अब थोड़ी देर के बाद में यार्ड और याक आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर यार्ड ये बोलती है कि येम जहाँ पर भी होगी ये सब देखकर काफी खुश होगी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और सब कितने खुश हैं। यहाँ पर याक यार्ड से कहता है कि वो भी आर्मी में वापस जाना चाहता है, लेकिन उसे घर की बहुत फिक्र लगी रहती है कि उसके बिना यहाँ पर क्या होगा, जिस पर यार्ड और यॉस कहते हैं कि वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। वो कहते हैं कि याक ने अभी तक फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और अब उसको खुद के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे थे और रात को सभी अपने अपने रूम में सो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं यी के रूम के अंदर कोई काली परछाई घूमने लगी थी और तभी छत पर एक काला भयानक हाथ आता है जो कि उसका टूटा हुआ दांत उठाकर ले जाता है, और हम जानते हैं कि टूटे हुए दांत का मतलब क्या था। वो जो काली स्पिरिट थी वो इसी से रिचुअल किया करती थी, यानी कि यहाँ पर उससे कोई ना कोई तार जुड़ रहे थे। अब अगले दिन ये स्कूल में होती है जहाँ पर उसे अचानक से कुछ हलचल महसूस होने लगती है, तो वो यहाँ वहाँ देखती है तो उसका दोस्त उससे घर चलने के लिए पूछने आया था, लेकिन वो मना कर देती है कि उसके भाई उसको लेने आ रहे हैं। अब वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और ये यहीं पर रुकी रहती है, जिसके पीछे वही ब्लैक स्पिरिट घूमने लगी थी, और जब ये स्कूल से बाहर जाने लगती है तो वो ब्लैक स्पिरिट उसका पीछा करने लगती है। सारे के सारे दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। वो मेन एंट्रेंस तक आती है, लेकिन अब ये मेन एंट्रेंस अपने आप ही लॉक हो गई थी और वो बाहर ब्लैक स्पिरिट को खड़ा हुआ देखकर कांप जाती है, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद हुआ था। वो वापस स्कूल के अंदर भागती है, लेकिन अब पूरे स्कूल के अंदर हलचल होना शुरू हो गई थी। लेकिन किस्मत से तीनों भाई स्कूल तक पहुंच गए थे और याक यी की आवाज सुनकर स्कूल के अंदर जाता है। वो आवाज का पीछा करते हुए लैब तक आ गया था, जहाँ पर वो ब्लैक स्पिरिट को यी का गला पकड़े हुए नोटिस करता है और उसको बचाने आगे जाता है। अब हम देखते हैं कि पीछे से यॉर्ड और यॉस भी हेल्प करने आ रहे थे, लेकिन अब स्कूल का गार्डनर वहाँ पर आकर पजेस होकर उन दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों उससे लड़ने लगते हैं। इधर याक यी को ब्लैक स्पिरिट से अलग करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब वो ब्लैक स्पिरिट यी को पजेस कर लेती है। और जो इस मूवी सीरीज के पुराने फैंस होंगे उनको पता होगा कि यी का नसीब ही ब्लैक स्पिरिट से पजेस होना था, क्योंकि वो हमेशा से ही मेन टारगेट थी, या फिर अब कहानी कुछ और हो गई है। खैर अभी पजेस्ड यी यहाँ पर याक के ऊपर हमला कर देती है और उसको पीट कर घायल कर देती है। तभी स्कूल के अंदर वही अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे एक तरह से विस्पर कहा जा सकता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि यही वो मौत की विस्पर है। और आप जानते हो कि जब भी ये विस्पर सुनाई देती है तो आसपास वालों को नींद आनी शुरू हो जाती है। तो यॉर्ड और यॉस तो यहाँ पर सो गए थे, लेकिन याक खुद को जगाए रखने के लिए अपने हाथ को लाइटर से जलाने लगता है, जो कि उसका पुराना तरीका है
खुद को जगाए रखने का। लेकिन होता यह है कि अब पजेस्ड हुई उसकी बहन ये धीरे धीरे उसके पास आती है और एक ईविल भयानक स्माइल देती है और लाइटर को फूंक मारकर बुझा देती है, जिसके साथ ही याक सो गया था। फाइनली ब्लैक स्पिरिट यी को अपने साथ ले जाती है। खैर अब रात को ये तीनों भाई घर आते हैं और साज पेफन भी घर आए थे। वो याक की ड्रेसिंग करते हैं, जिनसे याक ये पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने ब्लैक स्पिरिट को खत्म किया था, फिर ये कैसे पॉसिबल है। इस पर वो कहते हैं कि ये पक्का कोई दूसरी स्पिरिट होगी, एज एक से ज्यादा ब्लैक स्पिरिट हो सकती हैं। अब यहाँ पर सभी यी के लिए परेशान हो रहे होते हैं, तो साज पेफन से ये पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो वो एक तरीका सजेस्ट करते हैं कि वो तरीका है येम की स्पिरिट से बातचीत करना। वो स्पिरिट बोर्ड लेकर आते हैं, जिसके जरिए वो येम की स्पिरिट को बुलाकर उससे यी के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन साज पेफन पहले ही सबको रूल्स बता देते हैं। पहला ये कि उनको अपना पूरा ध्यान सिर्फ येम की स्पिरिट पर रखना है और फोकस नहीं खोना है, यानी कि किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना। सेकंड ये होगा कि कुछ भी हो जाए, स्पिरिट बोर्ड पर इस्तेमाल होने वाले ग्लास से उनकी उंगली नहीं हटनी चाहिए। और तीसरा ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये ग्लास टूटना नहीं चाहिए। खैर अब तक याक, उसकी बहन यार्ड, यॉस और यॉर्ड स्पिरिट बोर्ड सेशन शुरू करते हैं और येम को याद करते हैं। कुछ ही समय में वहाँ पर हलचल शुरू हो गई थी और वो ये पूछते हैं कि क्या येम की स्पिरिट यहाँ पर आ चुकी है, जिस पर बोर्ड पर यस होता है। वो काफी खुश होते हैं और अगला सवाल करते हैं कि ये सेफ है। तो पहले तो ग्लास नो पर जाता है, लेकिन बाद में यस पर आ गया था, यानी कि यहाँ पर ये जिंदा थी। खैर अब वो अगला सवाल करते हैं कि ये कहाँ पर है। तो ग्लास बोर्ड जो होता है वो घूमकर एक स्पेलिंग को मार्क करता है, एक जगह के बारे में बताता है, जो कि होती है बोंग सनोद बियांग। अब इसी बीच होता यह है कि यॉस ये बोल देता है कि क्या ये सच में येम की स्पिरिट है, और सार्ज पेफन ये कहने लगते हैं कि उनको फोकस नहीं हटाना था, जिसके साथ ही पूरे घर के अंदर हलचल बढ़ने लगती है। ग्लास जो होता है वो बोर्ड के ऊपर जोर जोर से घूमने लगता है, हलचल बढ़ती जाती है और घर में रखा हुआ रेडियो अपने आप ऑन हो गया था, जो कि इस मूवी का सिग्नेचर मूव है। इन सब की फैमिली फोटो नीचे गिरकर टूट गई थी, यानी कि इनके ऊपर खतरा था। अब धीरे धीरे होता यह है कि ग्लास की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि सबका हाथ उसके ऊपर से हट जाता है और सिर्फ याक का ही हाथ उस पर था, और तभी ग्लास स्पेलिंग को मार्क करता है डाई और टूट जाता है। मतलब कि जो 3 चीजें नहीं होनी थी वही 3 चीजें हो गईं, और ये करने वाली है ब्लैक स्पिरिट, जिसकी एक झलक ग्लास के रिफ्लेक्शन में दिख जाती है। तो क्या शायद से हो सकता है कि ये येम की स्पिरिट कभी थी ही नहीं, बल्कि ये ब्लैक स्पिरिट थी, जो कि खाली यहाँ पर इम्पोस्टर की तरह दिखा रही थी कि मैं येम की स्पिरिट हूँ। एनीवे सडनली याक खुद को एक जंगल में पाता है और ये समय भी अलग लग रहा था। ये शायद से जापानीज इन्वेजन का समय था, मतलब कि साल 1942 के आसपास का। अब याक यहाँ पर कुछ जापानीज सोल्जर्स को देखता है जो कि एक गुफा में जाते हैं, और उस गुफा के अंदर सभी लोग मरे पड़े हुए थे, बस एक ओल्ड लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी। तभी एक विस्पर सुनाई देती है और इस विस्पर को सुनते ही वो सारे सोल्जर्स एक दूसरे को खुद को काट कर गोली मारकर खत्म कर लेते हैं। अब तभी याक को एक आवाज सुनाई देती है कि अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। वो लेडी भी याक के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो कि विस्पर करने लगती है, और हम देख पाते हैं कि याक की बॉडी अकड़ने लगी थी। हम देखते हैं कि असल दुनिया में उसके परिवार वाले ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि तभी सार्ज पेफन उसे अपना लॉकेट पहनाकर प्रेयर्स करने लगते हैं, जिससे कि वो होश में आ जाता है। खैर थोड़ी देर के बाद में याक सार्ज पेफन के साथ में बोंग सानोद बियांग जाने की तैयारी करने लगता है, जिसके साथ फादर चलने के लिए बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर याक मना कर देता है और ये कहता है कि वो सार्ज के साथ अकेले जाएगा और फादर घर का ख्याल रखें। अगले दिन वो निकल जाता है कांचानाबुरी गाँव के एक जंगल में एंटर करने के लिए। वो सार्ज पेफन से ये पूछता है कि आखिरकार बोंग सनोद बियांग क्या है। तो वो बताते हैं कि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी इविल स्पिरिट्स आकर बस जाती हैं, यानी कि ये जंगल के अंदर की एक बहुत ही डार्क इविल जगह होती है, और जहाँ पर ये लोग जाने वाले हैं वो जगह वही थी। वो जंगल इविल से भरा हुआ है और वहाँ पर कोई भी कदम नहीं रखता। सरकार कभी कभार वहाँ पर सेना भेज भी देती है, लेकिन या तो वो लोग पागल होकर निकलते हैं या फिर वहीं मारे जाते हैं। असल में वहाँ पर एक गुफा है और जापानीज सोल्जर्स ने लोकल गाँव के लोगों को वहाँ पर कैद किया था ताकि वो उनसे रेल रोड बनवा सके, लेकिन वो लोग भागकर केव में ही छुप गए थे, लेकिन सभी के सभी वहीं मारे गए। अब थोड़ी दूर आगे जाकर सार्ज पेफन एक जगह पर गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि उन लोगों को रिवर पार करके यहाँ से पैदल ही आगे जाना था, एंड माइट भी ये शुरुआत वाली इरावाडी रिवर थी। अब याक गाड़ी से सामान निकालने लगता है, लेकिन गाड़ी में छुपकर यॉर्ड और यॉस भी आ गए थे, जो कि कहते हैं कि उन्हें उनके पिता ने भेजा है याक की हेल्प करने के लिए, जिन पर पहले तो वो गुस्सा करता है, लेकिन बाद में उनको ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि याक की बहन ये जो होती है वो उसी गुफा के अंदर जागती है, जिसके पास ह्यूमन रिमेन्स यानी कि हड्डियां पड़ी हुई थी। वो डर कर गुफा से बाहर भागती है। इसी बीच हम देखते हैं कि याक, यॉर्ड, यॉस और सार्ज पेफन नदी पार कर रहे होते हैं और पानी उनकी गर्दन तक ही था, तो वो चलकर आगे जा रहे थे। लेकिन अब अचानक से ही रिवर की इविल स्पिरिट्स उन सबको पानी के अंदर खींचने लगती हैं। याक अपना डैगर निकालकर एक स्पिरिट को मारकर खुद को आजाद करता है, क्योंकि ये खास डैगर था जो कि स्पिरिट्स को भी खत्म कर सकता था। फिर बाकी एक को डैगर से, एक को सार्ज पेफन की गन से वो मारता है, जिसके अंदर स्पेशल बुलेट्स थी। वहीं हम देखते हैं कि सार्ज पेफन एक एम्यूलेट से एक एनिमल स्पिरिट को अनलीश करके एक स्पिरिट को वैनिश कर देते हैं। खैर अब ये लोग पानी से बाहर आते हैं और याक
जो होता है वो सार्ज पेफेन से बोंग सैनोद बियांग के रास्ते को पूछता है। तो वो कहते हैं कि अब वो पास में ही है, लेकिन कहाँ पर जाना है एग्जैक्ट लोकेशन तो उनको भी नहीं पता। जिस पर यॉर्ड ये कहता है कि उनको किसी से मदद लेनी चाहिए, हालांकि इतने बड़े जंगल में उनको कौन ही मिलने वाला था। खैर दूसरी ओर ये गुफा से भागकर जंगलों में आ गई थी, जिसको 2 ब्लैक स्पिरिट दिखाई देती हैं, जो कि उसका पीछा करने लगी थी। वो उसको पकड़ भी लेती है, लेकिन वो एक के सर पे वार करके और दूसरी स्पिरिट के हाथ के ऊपर काट कर आगे भागने लगती है और अब वो दोनों उसको ढूंढने लगी थी। अब यी के चिल्लाने की आवाज याक सुन लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। हम देखते हैं कि यी जो थी वो भागे जा रही थी, जैसे याक मिल जाता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब वो अपनी बहन को हक करता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत तेज जकड़ने लगा था और यी को बहुत दर्द होने लगता है। वो उससे अलग होती है और कहती है कि वो याक नहीं हो सकता। वो कहता है कि वो याक ही है, लेकिन अब तभी ये उससे दूर हो जाती है और उस पर पत्थर मारती है, जिसे वो पकड़ लेता है और एक ईविल स्माइल करता है। खैर अब ये जो होती है एक बड़ी सी लकड़ी को उसके गले के आर पार कर देती है, लेकिन वो फिर से एक ईविल स्माइल देता है, जैसे बिना कहे ये कह रहा हो कि इससे कुछ नहीं होने वाला और अब तो पक्का ही था कि यह याक नहीं है। अब ये उससे काफी दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन घूम फिर कर वो वापस केव के पास ही पहुंच गई थी। यहाँ पर उसे अचानक से विस्पर सुनाई देती है, जिनसे डर कर वो प्रेयर्स करती है तो विस्पर्स रुक गई थी। लेकिन वो ओल्ड लेडी जो कि याक को अपने विजन्स में दिखाई दी थी, वो वहां पर आती है और यी को केव के अंदर खींच कर ले जाती है। खैर अब ये चारों जो होते हैं जंगलों में भटक ही रहे थे कि तभी उनको कुछ ट्राइबल्स मिलते हैं। वो एक ट्राइबल से बोंग सैनोद बियांग के बारे में पूछने लगते हैं, तो वो उनको इग्नोर करके अपने घर में चला जाता है। अब एक लड़की याकिन उनसे बात करने आती है, जिससे वो बोंग सैनोद बियांग के बारे में बात करते हैं और तभी उस लड़की का दोस्त कोनमू याकिन से उनकी हेल्प करने बोलता है। याकिन उन सबसे कहती है कि बोंग सैनोद बियांग डार्क सोल्स का जंगल है, वहाँ पर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। सबसे बड़ी बात की बड़े से बड़े शिकारी भी आज तक वहाँ से लौट कर नहीं आए, तो वो लोग वहाँ पर जाकर अपनी कब्र खोद रहे हैं, तो वो वहाँ पर ना जाएं, ये उनका सजेशन था। जिस पर यॉस कहता है कि वो अपनी बहन यी को बचाने वहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर कोनमू कहता है कि अगर उनकी बहन वहाँ पर होगी तो अब तक जिंदा नहीं रही होगी। लेकिन याक कहता है कि उनकी बहन अभी जिंदा होगी, जिसको वो बचा ही लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बहन पक्का जिंदा थी। अब ये लोग ये पूछने लगते हैं कि ये जगह इतनी वीरान क्यों पड़ी हुई है, तो याकिन बताती है कि 80 साल पहले ब्लैक स्पिरिट ने उनके गाँव पर हमला किया था और सभी जवान लड़कियों को मार डाला। बाद में एक मॉन्क जिनका नाम सायादौर था, उन्होंने सब डूइंग रिचुअल के जरिए 1896 में उस ब्लैक स्पिरिट को एक कॉफिन में कैद कर दिया था और सबसे ये कहा कि वो इस डरावने जंगल से दूर रहे। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है और खतरा टल चुका है। लेकिन जब 1942 में जापानीज इन्वेजन के समय जापानीज सोल्जर्स गांव में आए और रेड करना शुरू किया, तो उन्होंने खाना चुराया, लोगों को बंदी बनाया ताकि वो उनसे रेल रोड का काम करवा सके, और वो मना करते या फिर भागने की कोशिश करते तो उनको सीधा मार दिया जाता। अब ये सारी चीजें गाँव की शेमन मवाई से देखा नहीं गया और उसने गाँव के कुछ लोगों को जोड़कर ये कहा कि उनकी जिंदगी अब वैसे भी मौत से बदतर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन एक तरीका है जिससे वो बच सकते हैं, और वो है वही ब्लैक स्पिरिट जो कि जापानीज सोल्जर्स को खत्म कर देगी। अब मवाई अपनी 2 बेटियों और गांव के कुछ लोगों के साथ उसी गुफा के अंदर जाती है जहां पर वो कॉफिन रखा गया था। एक डार्क रिचुअल शुरू किया जाता है जिससे कि ब्लैक स्पिरिट को जगाया जा सके, यानी कि नर्क के द्वार से उसे वापस लाया जा सके। एक बड़े जानवर की बलि दी गई थी, चैंटिंग्स करी गई थी, जिसके बाद से ही ये ब्लैक स्पिरिट जाग उठी। लेकिन वो इतनी ज्यादा खतरनाक और भयानक थी कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने सभी लोगों को जान से मार डाला। और मवाई की 2 बेटियां ही उसकी अब 2 सर्वेंट बन चुकी हैं, जो कि यी को स्कूल में भी दिखाई दी थी और जंगलों में भी वही उसका पीछा कर रही थी। अब ब्लैक स्पिरिट को यहाँ पर सभी दायु कहते हैं, जिसने कि सबको मार दिया, लेकिन उसने मवाई को छोड़ दिया था ताकि उसके अंदर जीवन भर का नाइटमेयर रहे। और मवाई जो थी वही थी जो कि याक को अपने विजन के अंदर दिखाई दी थी। दायु जहाँ पर भी जाती है एक डेडली चैंटिंग विस्पर करती है, जिसे जिंदा लोग डेड को जगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और डेड लोग जिंदा लोगों को ट्रांस में डालने के लिए। इसलिए जो कोई भी ये चैंटिंग सुना करता था, विस्पर सुना करता था, उसको नींद आ जाया करती थी। अब कोनमू ये कहता है कि वहाँ पर जाना सीधा मौत से मिलना होगा, जिस पर याक कहता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, जिस पर याकिन कहती है कि अभी रात हो रही है तो अभी वो रेस्ट कर ले और कल वो और कोनमू उनको वहाँ पर लेकर जाएंगे, क्योंकि रात में इविल स्पिरिट्स बहुत खतरनाक होती हैं और जैसे ही रात में वो वहाँ पर जाएंगे वो उनको खत्म कर देंगी। तो सार्ज पेफन भी इस बात पर एग्री करके उन लोगों से कहते हैं कि वो यहीं पर रुकेंगे। सभी लोग अब सोने जाते हैं और याक को यी की आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो उसे ढूंढने थोड़ी दूर जाता है, जिसको इविल यी मिल जाती है, जिस पर वो गन पॉइंट करता है, लेकिन अगले ही पल खुद को जमीन के नीचे पाता है और उसे इविल विस्पर सुनाई देती है जो कि उसको जकड़ने लगी थी। अब दूसरी तरफ सार्ज पेफन, यॉर्ड और यॉस याक को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे और अब तक याक भी जमीन के नीचे से बाहर निकल आता है। वो पूछता है कि उन लोगों ने उसे कैसे ढूंढा, तो वो बताते हैं कि याकिन ने उन्हें याक को ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि उसको अंदेशा हो गया था कि याक के साथ कुछ दिक्कत हो रही है। मीनवाइल घर पर यार्ड सो रही होती है, जिसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वो जाग गई थी और अब वो इविल यी को उसके सामने पाती है। ये उसके करीब
जीभ आने लगी थी जिससे कि वो बहुत डर गई थी। अब तभी यी उसके पेट को चाट कर ये बोलती है कि ये तो पक्का बेटा होगा और वो उसे खाना चाहती है। यानी कि यहाँ पर ये ब्लैक स्पिरिट ऐसा कह रही थी, जिससे डरकर यार्ड बेड से उठकर ड्रॉर से गन निकाल लेती है और उसको शूट कर देती है, लेकिन ये वहां से गायब हो गई थी और विस्पर सुनाई देने लगती है जिससे कि यार्ड को नींद आने लगी थी। अब वो अपने हाथ को ही बाइट करके जगह रहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नींद में चली जाती है और उसके पास ही एक ब्लैक स्पिरिट खड़ी हुई थी। खैर अगली सुबह सार्ज पेफिन, यॉर्ड, याक और यॉस याकिन और कॉनमू के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो आपस में बात करते हैं कि पुआंग के डोंग कोमोड जाने के बाद में ब्लैक स्पिरिट यहाँ पर बस गई थी, यानी कि वही सोल्जर जिसके अंदर ये स्पिरिट आई थी और उसने फिर उसकी हेल्प करी थी, यानी कि बेसिकली उसका होस्ट बन गई थी। उसने उसे अपनी आधी जीभ भी खिलाई थी और वो ये कहते हैं कि शायद से मवाई अब उसकी होस्ट होगी जैसे कि चुआई और पुआंग थे। मीनवाइल सार्ज पेफिन प्रेयर्स करते हैं जिनसे याकिन ये कहती है कि ये एक फॉरबिडन फॉरेस्ट है, तो उनके टेलिस्मेंस और चार्म्स यहाँ पर काम नहीं करने वाले। वो उन्हें पास में लटके हुई सेक्रेड बॉल्स दिखाती हैं और ये कहते हैं कि ये इविल स्पिरिट्स को दूर रखने में हेल्प कर सकते हैं और जब इविल करीब होता है तो ये बजने लगती हैं, तो उन्हें ये एक एक अपने पास रख लेना चाहिए। अब सभी लोग एक एक बॉल को ले लेते हैं, लेकिन याकिन और कॉनमू इन बॉल्स को नहीं लेते। तो बाकी लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वो बताते हैं कि लोकल्स को इनकी जरूरत नहीं पड़ती। खैर अब वो लोग आगे जाते हैं और इसी बीच यॉर्ड यी को देखता है तो वो उसके पीछे जाता है, जिसके बाद यी तो गायब हो जाती है। साथ ही साथ यॉर्ड भी बाकी लोगों से अलग हो गया था, यानी कि यहाँ की आत्माएं उनको भटका रही थी। वो सबको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चारों तरफ से ही उन लोगों की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो काफी परेशान हो जाता है कि तभी उसे मवाई दिखाई देती है, जिससे वो डरकर भागता है तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मीनवाइल ये लोग यॉर्ड को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी सबके सेक्रेड बॉल्स आवाज करने लगते हैं। याकिन सबको अब स्थिर होने के लिए कहती है। वो स्थिर हो जाते हैं और उनके सेक्रेड बॉल्स की आवाज बढ़ती जा रही थी, मीन्स कोई इविल आसपास आ रहा है। अब वहां पर कुछ स्पिरिट्स आकर यहाँ वहां घूमने लगती हैं, जिस पर सार्ज पेफिन ये बताते हैं कि ये असल में पोंग कांग है, यानी कि लीफ मंकी और ह्यूमंस जैसे दिखने वाली फॉरेस्ट स्पिरिट्स। वो स्पिरिट अब उन पर असर करने लगी थी जिनको वो शूट करते हैं, लेकिन उन स्पिरिट्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। जिस पर सार्ज पेफिन बताते हैं कि वो फायर से डरते हैं और अब वो लोग आग की मदद से उनको वैनिश कर देते हैं। वो यहाँ से आगे जाते हैं और कॉनमू की याक से थोड़ी बहस हो जाती है, जो कि ये कहता है कि उनकी गन्स यहाँ पर काम नहीं करेंगी तो उन्हें ये फेंक देनी चाहिए, क्योंकि ये जंगल की स्पिरिट्स को ट्रिगर कर रही हैं। अब इसी बीच यॉस नदी के पास आता है, क्योंकि उसके हाथ पर घाव लग गया था। वो नदी में उसे साफ करने लगता है कि तभी उसका सेक्रेड बॉल आवाज करने लगता है, यानी कि कोई न कोई इविल आसपास था। खैर वो पानी में अपने भाई यॉर्ड के शरीर को देखता है, जो कि जिंदा होकर उसे पानी में खींच लेता है। और अब तभी इन लोगों को यॉस की आवाज सुनाई देती है। वो नदी के पास आते हैं, लेकिन अब तक यॉस गायब हो गया था और उसकी सेक्रेड बॉल वहीं पर पड़ी हुई थी। वो लोग यहाँ से आगे जाते हैं और उस केव तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर याक ये बताता है कि उसने इसी को अपने विजन्स के अंदर देखा था। वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनको वॉल पेंटिंग्स मिलती हैं, जो कि मोंग सायादौर ने पहले ही बना दी थी, जिसके अंदर मवाई का रिचुअल और दायु का रिटर्न पहले से ही मेंशन हो रखा था, यानी कि वो जानते थे कि दायु स्पिरिट वापस लौट कर आएगी। अब तभी याक को अपनी बहन ये दिखाई देती है, जो कि उसे देखकर भागने लगती है, तो वो उसके पीछे जाता है। तो वो भागती है और आगे जाकर गायब हो जाती है। याक ही के पीछे केव की दूसरी साइड आ गया था, जिसके साथ याकिन भी आ गई थी। सार्ज पेफिन और कॉनमू दूसरी साइड ही रह जाते हैं। अब सार्ज पेफिन और कॉनमू को इविल सोल्जर्स की स्पिरिट हॉन्ट करती है। अब तभी कॉनमू ये बताते हैं कि सार्ज पेफिन अगर उस सेक्रेड बॉल को अपने हथियार के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो इविल को हटाया जा सकता है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और इसी से इन स्पिरिट्स को मारकर वैनिश कर दिया जाता है। अब इधर याक और याकिन पर दो बड़े बड़े एनाकोंडा जैसे सांप जो होते हैं वो हमला करने लगते हैं और एक का याक सर काट देता है, लेकिन उस कटे हुए सर की जगह एक ब्लैक स्पिरिट का सर आ जाता है। याकिन दूसरे सांप को मारती है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वहीं पर ये दोनों सांप अपने असली रूप में आते हैं, जो कि वही दो सर्वेंट ब्लैक स्पिरिट्स हैं, यानी कि मवाई की बेटियां। अब आगे जाने पर याक और याकिन मेन कॉफिन तक पहुंच गए थे, जहां पर दायु को कैद करा गया था और यहाँ पर उन्हें यार्ड, यी, यॉस और यॉर्ड बंधे हुए मिल जाते हैं, यानी कि इनको अभी तक मारा नहीं गया था। याक यार्ड को आजाद करता है, जो कि ये बताती है कि उन्हें भी ये स्पिरिट यहाँ पर लेकर आई थी। सबको वो आजाद करने लगता है और याक यी से बात करता है, जो कि याक को देखकर पहले तो डरने लगती है, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है कि ये उसका असली भाई है, जिसको देखकर वो इमोशनल हो गई थी। याक उसको संभालता है और अब वो लोग यहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन ये तो असल में पजेस्ड हालत में होती है, तो वो याक को रोक लेती है और यॉर्ड और यॉस भी पजेस हो गए थे, जो कि याक को बेहोश कर देते हैं। होश में आकर याक खुद को बंधा हुआ पाता है, जिसके सामने मवाई खड़ी हुई थी और अब वो बताती है कि यहाँ पर आखिरकार सच क्या था। और इसी के साथ में खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो असल में याक और उसकी फैमिली ने आखिरी मूवी में दायु को हरा दिया था, उसे वैनिश कर दिया था, हेल में भेज दिया था और वो इस मूवी में अभी तक आई ही नहीं है, बल्कि उसको जगाने के लिए मवाई ने ये सब किया था। जी हाँ, और उसकी बेटियां ये सब हॉन्टिंग्स क्रिएट कर रही थी। मवाई ये कहती है कि दायु के वापस आने से मवाई और उसके लोगों को नया जीवन मिल जाएगा और उसके बदले में कितनी भी जाने जाएं उसे फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उसको मतलब है सिर्फ अपने लोगों से और अपने एंसेस्टर्स की जमीन से। यानी कि यहाँ पर मेन कल्प्रिट स्टार्टिंग से मवाई ही थी, यानी कि ब्लैक स्पिरिट तो है ही लेकिन मवाई कोई कम नहीं थी। वो आगे कहती है कि दायु को सिर्फ दो ही चीजों से नफरत है, एक तो वॉर और दूसरा है लव। वॉर इसलिए क्योंकि उसी के अंदर उसने अपने बच्चे को खोया था, जो कि स्टार्टिंग वाला सीन था, और जब वो आखिरी में जागी थी तो उसने जापानी सोल्जर्स को सबसे भयानक मौत दी थी। दूसरा है लव, जहाँ पर जितना ज्यादा लव होगा वहाँ पर दायु उससे कई ज्यादा गुना उनको सफरिंग देती है, और तभी तो याक और उसके परिवार में जितना ज्यादा प्यार था उनकी सफरिंग उतनी ही एक्सट्रीम होती चली जाती थी। मवाई आगे कहती है कि उसके पास दायु के लिए अब बेस्ट होस्ट है, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद यी है, जिसका दांत तो उसके पास पहले से ही था, जो कि रूफ पर रखा गया था। ये सुनकर यी की रूह कांप जाती है और याक परेशान हो जाता है। अब वो रिचुअल के बारे में बताती है जिसमें चाहिए थी सिर्फ 3 चीजें, एक तो होस्ट का दांत जो कि उसके पास है, दूसरा दायु को हराने वाले का खून, यानी कि याक को स्टैब करके वो उसका खून निकाल लेती है, तीसरा एक पवित्र आत्मा जिससे दायु को असीम शक्ति मिलेगी। लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ पर कौन है? तो वो पवित्र आत्मा है यार्ड का बच्चा। जी हाँ, और ये ऑफरिंग देने के बाद दायु वापस जिंदा हो जाएगी। अब ये जानकर याक परेशान होकर चिल्लाने लगता है कि वो चाहे तो उसको मार दे, बस यी और यार्ड के बच्चे को छोड़ दे। मवाई तभी हेल के गेट्स को ओपन करने के लिए कुएं जैसी जगह में रिचुअल का खून और टूटा हुआ दांत डालकर यार्ड के बच्चे को लेने आती है। लेकिन अब तक सार्ज पेफिन और कॉनमू वहां पर आ गए थे और सार्ज पेफिन मवाई को शूट कर देते हैं। अब कॉनमू सबको आजाद करता है और याक सार्ज पेफिन से पूछता है कि उनकी बुलेट्स यहाँ पर कैसे काम कर रही है, तो वो बताते हैं कि उन सीक्रेट बॉल्स के अंदर मरकरी है और मोंग सायादौर ने दायु के फोरहेड पर मरकरी लगाकर उसे कैद किया था, विच एक्सप्लेन्स की आखिरी पार्ट में यानी कि पार्ट 2 के अंदर इस ब्लैक स्पिरिट के माथे पर वो चीज क्या थी जिसके ऊपर बार बार पंच मारकर यहाँ पर याक ने उसे खत्म कर दिया था। मींस बुलेट के अंदर मरकरी या फिर उसके ऊपर मरकरी लगा दी गई है जिसके चलते दायु को रोका जा सकता है, लेकिन उनके पास अब एक ही बुलेट बची हुई थी। मीनवाइल एक ब्लैक स्पिरिट कॉनमू को स्टैब करके खत्म कर देती है और उसे देखकर याकिन वहां पर आती है तो वो उसे भी खत्म कर देती है। याक और सार्ज पेफन देखते हैं कि यहाँ पर सोल्जर्स की भी स्पिरिट्स आ रही हैं जिन्हें वो मारने लगते हैं। वो वैनिश होने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर याकिन और कॉनमू की बॉडी अचानक से गायब हो गई थी, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही ना करते हो। खैर अब तक यार्ड को लेबर पेन शुरू हो गए थे और सार्ज उसको बच्चा डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हेल के गेट्स को ओपन रखने के लिए मवाई जो गोली लगने से वैनिश होकर डस्ट बन रही थी वो गेट पर पहुंच जाती है, मींस अपना सैक्रिफाइस देने लगती है, जिससे कि फाइनली दायु हेल से वापस यहाँ पर आ गई थी। अब तक यार्ड एक बेटे को जन्म देती है और तभी दायु सार्ज पेफन को चीर कर खत्म करने लगती है और फिर बाकी सब पर भी हमला करती है। अचानक से कॉनमू और याकिन वापस आ गए थे जो कि दायु से लड़ने लगते हैं और तभी एक शॉकिंग चीज रिवील होती है कि असल में यहाँ पर कॉनमू और याकिन जो है वो इसी गांव के उन लोगों में से हैं जिनको आते ही दायु ने सबसे पहले खत्म कर दिया था, यानी कि ये इनकी स्पिरिट्स थी। खैर अभी याकिन ये कहती है कि दायु अब उनको नहीं मार सकती, जिस पर दायु कॉनमू को पकड़कर हेल में वैनिश कर देती है। इसी बीच याकिन याक को बताती है कि बर्थ वाटर से होली चीज कुछ नहीं होती और उससे ही इविल को खत्म किया जा सकता है, जिसके साथ ही याक जो होता है वो बर्थ वाटर से भीगा हुआ नाइफ दायु को स्टैब कर देता है और यॉस बुलेट से ब्लैक स्पिरिट को शूट करता है। याद होगा एक बुलेट बची हुई थी। खैर याकिन की स्पिरिट ये कहती है कि उन्हें दायु को वापस हेल में भेजना होगा और अब तक उस सीक्रेट बॉल को दायु के माथे पर रखकर बुलेट से वो शूट कर देता है, जिससे कि वो सील हो जाती है, मतलब कि अब उसकी शक्तियां जा चुकी थी और वो उसे लेकर कुएं में कूद जाता है। दायु उसे भी हेल में खींचने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे कुएं से बाहर आ गया था। इधर सभी लोग सार्ज पेफन के साथ होते हैं और याक उनके लिए बहुत दुखी था। वो उन्हें बचाने के लिए बोलता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन वो खुश है कि अब याक का परिवार साथ है और उनको कभी कुछ नहीं होगा। वो आगे कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी नामपेच से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन अब वो नहीं जा पाएंगे, तो याक उसे बता दे कि वो उससे कितना प्यार करते थे और वो उसका ख्याल रखे, जिसके साथ ही वो अपना दम तोड़ देते हैं। खैर अब इसके बाद मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। नामपेच दुखी होकर अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी हुई थी और असल में डेथ विस्परर की एक काइंड ऑफ स्पिन ऑफ जो है वो अनाउंस हो चुकी है, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली सार्ज पेफन की पास्ट की जर्नी दिखाई जाएगी और नामपेच के आगे के एडवेंचर्स दिखाए जाएंगे और जैसे सार्ज पेफन याक के मेंटोर थे वैसे ही यहाँ पर नामपेच का मेंटर वो बनेगा और बूम। इसी के साथ में डेथ विस्परर 3 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेथ विस्परर 3 फिल्म की कहानी, यानी कि टी-यॉर्ड फिल्म की कहानी। यहाँ पर हमको ब्लैक स्पिरिट यानी कि जो दायु थी वो कैसे दायु बनी और कैसे ब्लैक स्पिरिट में कन्वर्ट हुई थी इसके ओरिजिन्स दिखाए गए हैं। इससे पहले हमें इसके ओरिजिन्स बताए नहीं गए थे। डायरेक्टली दिखाया गया था कि वॉर के समय पर ऐसा कुछ हुआ था कि यहाँ पर ये स्पिरिट आई थी, लेकिन कैसे आई थी वो हमको अब पता चला। इसका अब एक स्पिन ऑफ भी आएगा, यानी कि ये इसके ऊपर अच्छे से मिल्क कर रहे हैं, पैसा पूरा का पूरा ग्रैब करने की कोशिश है, क्योंकि थाईलैंड के अंदर ये बहुत बड़ी हॉरर मूवी बन गई थी। बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इनकेस आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये फिल्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए